बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं जी ग्रे बिगनिंग्स और हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे द राइटर द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उससे पहले जो हम पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड से इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। बैकग्राउंड में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इसकी राइटर इस ऐसे में दरअसल बता ये रही है कि हाउ द लाइफ केम इनटू बीइंग। हमारी इस दुनिया में ये दुनिया, ये ज़मीन, ये चाँद, ये सितारे और ये सारा इस पूरी ज़मीन को ये कैसे वजूद में आई। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर आप समझ लें तो आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा ये 1951 में लिखा गया था और द सी अराउंड अस जो कि इसका बेस्ट सेलर हुआ। ये उस दौर की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार का अभी इख्तिताम हुआ था और ये पोस्ट वार लिटरेचर कहा जाता है। इस पोस्ट वार लिटरेचर की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि वो अबैंडन कर रहे थे रिलीजन के कॉन्सेप्ट को इंसानी ज़िंदगी से, और वो ये कह रहे थे कि इंसानों की ज़िंदगी में रिलीजन का बिल्कुल कोई रोल नहीं है। और उन्होंने ये प्रोक्लेम किया था, जो पोस्ट वार लिटरेचर के लोग थे और उस सोसाइटी के लोग थे, कि देयर इज़ नो गॉड, because if there had been God it certainly could have helped the human beings। क्योंकि इतनी वाइड स्केल पे और इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, डेवस्टेशन हुई थी, डेथ्स हुई थी, कई कई करोड़ लोग उसका लुकमा अजल बने थे। तो नतीजा ये निकला था कि द पीपल एट दैट टाइम वर वेरी एंटागोनिस्ट रिगार्डिंग रिलीजन, और वो उनका सारा जो गैज़ो गज़ब और गुस्सा था वो निकला गॉड पर। और वो ये कहने लगे कि जो हमारे मज़हब ने गलत बताया हुआ है कि गॉड इज़ देयर, वो हमारी हर तरह से मदद करता है, वो बहुत मेहरबान है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, गॉड है ही नहीं। कार्ल मार्क्स और इस किस्म के लोग उस सोसाइटी में उस वक़्त आए और उन्होंने आकर फिर अपने अपने मुतालबात पेश किए। अब जब डेथ ऑफ रिलीजन हुई या उस सोसाइटी में एक तरह से रिलीजन को अबैंडन कर दिया गया, तो बहुत सी चीज़ों के सवाल जो मज़हब हमें देता है वो अब अनआंसरेबल हो गए। मिसाल के तौर पर इंसान फिर कैसे बने, इस दुनिया को किसने बनाया, क्योंकि तो मज़हब बताता है हमें कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया, इंसानों को अल्लाह ने बनाया। उनके तो फिर उन्होंने उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस किस्म की थेरीज को प्रेजेंट किया। अब इसमें भी आप ये देखें तो ये एक तरह से एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि दुनिया में, इस कायनात में कैसे ज़िंदगी वजूद में आई, उस ज़िंदगी का वजूद कैसे था, और ये कि वो ज़िंदगी कैसे इंसान मुख्तलिफ चीज़ों और मुख्तलिफ स्टेजेस से होते हुए इस प्रेजेंट स्टेज पर पहुँचे हैं। आपने सबसे पहला चैप्टर जो डार्विन थ्योरी के बारे में भी पढ़ा, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट था। डार्विन ने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी कि इंसानों की पैदाइश के बारे में उसने अपनी थ्योरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पेश की थी। अब यही रिचल एल कार्सन ने किया कि उसने ये सारा अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के ज़रिए ये चीज़ दुनिया को बताई कि हाउ एक्चुअली दिस यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, राइट। तो हम इसको पढ़ते हैं कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में राइटर हमें यहाँ पे क्या कहती है। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं जी अब इसमें बिगिनिंग ऑफ लाइफ पे नोट है। बेसिकली इसकी डिटेल्ड समरी मैंने आपको पढ़ानी शुरू की हुई थी स्टूडेंट्स, तो उस डिटेल्ड समरी का जो हाफ पोर्शन था वो आज हम कवर करेंगे, और उसके बाद आपकी स्टोरी के दो बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, द इफेक्ट of the birth of moon, the importance and the effects of the birth of moon and the importance of sea, ये दोनों की आप ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो राइटर कहती है ये इस्लामिक व्यू पॉइंट नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। इससे आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, इसका समझना आपके लिए ज़रूरी है, सो दैट यू गाइज में अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द theory behind the creation of this universe, of this earth and this solar system that has been presented in order to deny the existence of God and in order to deny someone who has created this universe. So let's get started. Bismillahir Rahman.
जी तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से पढ़ रहे हैं लाइफ की एग्जिस्टेंस का आगाज़, दुनिया में का ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और बाकी चार सारी चीज़ों को उसी तरीके से, उसी हालत और उसी हैत और उसी फॉर्म में बनाया है जैसे कि वो थे। लेकिन अब जब उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस का इनकार कर दिया तो फिर इस सवाल का जवाब तो उनको देना ही था कि वो खुद कैसे बने, उनको बनाने वाला कौन था। अब उसमें देखिए कि उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे, किस तरीके से लेकर चले हैं। उसने कहा है कि लाइफ की नॉन लाइफ से मिस्ट्री इमर्ज करने की एक मिस्टीरियस सिचुएशन है। चले हम थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल होकर सोच लेते हैं कि क्या हुआ होगा। इसमें देखिए उसने कहा है कि लाइफ में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और प्रोटोप्लाज्म से शुरू हुई होगी और शायद सबसे पहले जो समंदर में पौधे हैं वो बने होंगे और उसके बाद पौधों ने अपनी क्योंकि वो पौधे हवा और रोशनी से अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, लिहाजा चूंकि वो सेल्फ सस्टेन कर लेते हैं और उनको किसी पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं होती, तो शायद सबसे पहले जो लिविंग क्रिएचर्स बनी वो प्लांट्स हों जो कि इस दुनिया में सबसे पहले इमर्ज किए और वो पानी में बने और पानी से पुरखुश्की में आए। और प्लांट्स जो थे बाद में वही प्लांट्स लेटर एनिमल्स का फॉडर बन गए। श्रिंकिंग का प्रोसेस ज़मीन पे शुरू हो गया। कैसे? श्रिंकिंग का प्रोसेस ऐसे शुरू हुआ कि ज़मीन चूँकि एक मोल्टन मास थी और लिक्विड फॉर्म में थी, जो वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आई और उसके ऊपर बारिशें आई तो वो जो उसको फैली हुई थी वो सुकर गई, श्रिंक हो गई और अर्थ में क्रस्ट बननी शुरू हो गई, उसमें रिंकल्स बननी शुरू हो गई, जिससे माउंटेन रेंजेस पैदा हुई जो कि तकरीबन 1 बिलियन साल पहले की बात है। लॉरेंटियल हिल्स जो कनाडा की हैं वो इस किस्म की प्री हिस्टोरिक माउंटेन ईरा की हमारे पास यादगारें हैं। पिछले 5000 मिलियन साल में जो हमें मिला है रॉक्स में वो फॉसिल रिकॉर्ड मिल गया है। उसके बाद आगे आप ज़ूलॉजी की एग्जैक्ट फील्ड की चीज़ें पढ़ने वाले हो स्टूडेंट्स। अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड में जो लाइफ थी उसने इमर्ज करना शुरू किया और सबसे पहले उनके ख्याल के मुताबिक इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इमर्ज किए जो कि 350 मिलियन साल पहले बने थे, यानी कि 2 बिलियन साल पहले ज़मीन बनी थी और उस दौरान फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद और डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट स्टेट्स से गुजरने के बाद अर्थ इस काबिल हो गई कि यहाँ पर अब लाइफ को इमर्ज किया जा सके, इसका टेम्परेचर मॉडरेट हो गया और इसकी सारी सुटेबल लिविंग कंडीशंस पैदा हो गई। तो उसमें जो सबसे पहले दुनिया में जो लिविंग क्रिएचर्स बने पौधों के बाद वो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स थे जो कि पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं। तकरीबन ये काम हुआ है 350 मिलियन साल पहले सिलेरियन पीरियड में। उसके बाद लैंड came into land life in form of arthropods, carp, lobsters, insects, scorpion and ultimately fish। यानी कि उसने कहा बिच्छू बन गए, इस तरह से छोटे छोटे से इंसेक्ट्स बन गए, लॉबस्टर्स बन गए, कार्ब्स जो होते हैं, क्रैब्स मतलब कि केकड़े, और इस तरह से स्कॉर्पियन, बिच्छू और इंसेक्ट्स, इस तरह से लॉबस्टर्स ये बनने शुरू हो गए थे उस पीरियड और आखिर में मछलियाँ बनी। In the meantime, different form of life went on appearing and disappearing on the both land and sea। और वो कहते हैं कि ज़िंदगी खुद ब खुद बनती और बिगड़ती रही, अपीयर होती रही और डिसअपियर होती रही, ज़मीन में भी और समंदर में भी। ये उनकी अपनी एक थेरी है, थेरेटिकल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी एक यूनिसेलर क्रिएचर से पैदा हुई जिसने कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू किया मरने से पहले, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जब चीज़ें मिलना शुरू हुई, प्रोटोप्लाज्म के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिलना शुरू हुए, तो फिर मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात बनना शुरू हुई और आखिरकार ये सिचुएशन आई कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट एनिमल्स बने, उसके बाद लैंड और सी एनिमल्स बने। और इसी तरीके से उसने कहा है कि लैंड नोटिस द ग्रोथ ऑफ मोजेस, ferns and other seed plants and also appeared various species of reptiles, birds and mammals। और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और यूनिसेलर क्रिएचर ये मिलते मिलते इस पॉइंट पर चले गए, क्योंकि जो डार्विन ने थ्योरी पेश की है वो भी उसने यही पेश की है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि
जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज करता रहता है, उसके अंदर की म्यूटेशन होती रहती है और वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को वहाँ पर बिल्कुल अडेप्ट करता है। तो यहाँ पे भी उसने कहा है कि लैंड में भी ग्रोथ हुई, फर्न्स और दूसरे सीड प्लांट्स, और उसके बाद यहाँ पर स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे पैदा हुए और हर एक लिविंग बीइंग के अंदर वही सॉल्टी एलिमेंट है, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, तकरीबन सेम प्रोपोर्शन में जैसे कि पानी में है। तो वो इससे उनको ये लगता है कि शायद भी वो पानी से ही उन्होंने सारी एनर्जी और स्ट्रेंथ ली और बेसिकली उनका जो स्ट्रक्चर था उसका आगाज़ पानी से हुआ और पानी से ही डिफरेंट वेरियस जिंदगियों ने जन्म लिया। तो ये है बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इसी से अगर आपको सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सी, तो आप बताएंगे कि सी एक्चुअली इज़ द मदर, जिसकी बुनियाद पर इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया में जिंदगी का वजूद हुआ है। जिंदगी यहाँ से समंदर के पानी से पैदा हुई है और पहले समुद्री पौधे और समुद्री आबी हयात पैदा हुई और फिर वहाँ से उन्होंने म्यूटेशन की, अपने आप को थोड़ा सा अडॉप्ट किया, थोड़ा सा चेंज किया और फिर वो वहाँ से रेप्टाइल्स बने और इसी से डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स बनी और एंड पे मैमल्स बने और मैमल्स की ही एक फॉर्म इंसान है। तो इससे उन्होंने जो इस थ्योरी के ज़रिए जो उन्होंने ये बात हमें समझाने की कोशिश की है, व्हाट एक्चुअली दे वांट टू टेल अस इज दैट देयर इज नो गॉड, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द वन थ्योरी एंड दैट इज दे वांटेड टू प्रूव दैट मैन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इट्स ओन, इट वाज रियली एन एक्सीडेंट that this earth came into being, it was really an accident that the moon came into being, it was an accident that the oceans and all the seas came into being, and then again it was an accident that the life came into being. But they fail to give answer that how come that this accident goes on and on and on without any error since centuries, and the same process is repeated again and again and again. This must not be, and this cannot be an accident. There must be someone who is managing all these things, but still that was the basic ideas that this essay carries. Here in this essay I have tried, इसके बाद जो लास्ट वाला पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ये जरा एक नज़र आप पढ़ लीजिए। और आखिर में वो कहता है, man's sea born ancestors grew from the one celled and many celled stages. उसने कहा है कि इंसान एक सेल या बहुत से सेल के स्टेजेस से बना। मैंस बॉडी इज़ अ हेरिटेज फ्रॉम द कैल्शियम रिच ओशन ऑफ कैम्ब्रियन टाइम्स। इंसान कैम्ब्रियन के टाइम में बना उसका बॉडी और उसमें ही कैल्शियम और वो सारा प्रोपोर्शन। इवन टुडे मैंस लाइफ स्टिल बिगिंस इन द ओशन ऑफ आवर मदर्स वूम्ब। हत्ता कि आज भी इंसान की ज़िंदगी उसकी माँ के पेट के समंदर से शुरू होती है, उसमें भी पानी होता है। इट इज़ ट्रू दैट टुडे मैन फील्स एन अनकॉन्शियस रिकग्निशन ऑफ हिज मैरिन लिनियज। जो मैरियन, जो समंदर से उसकी एक ताल्लुक़ है, उसको अभी भी वहाँ पे महसूस होता है, जबकि मैन इज़ अनएबल टू कंट्रोल और चेंज द ओशन एज ही हैज़ डन ऑन द अर्थ। लेकिन ये उसके अंदर है, समंदर उसके अंदर है, क्योंकि समंदर ही का वो हिस्सा है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये है कि अगर आपने इस स्टोरी को, इस ऐसे को, इस चैप्टर को सिर्फ समरी से नहीं पढ़ना, कुछ स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि ये देखिए कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन। इसमें सारी ट्रांसलेशन होती है, तो आप कुछ तो फिर आप ज़रा थोड़ी सी एफर्ट करें, एक बुक ऐसी ले लें अपने मार्केट से या कहीं से भी जिसमें उर्दू की ट्रांसलेशन हो, ताकि आप ख़ुद से खुद पढ़कर उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कर सकें। उसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जब आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया और आपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है और उसमें कुछ अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है या उसमें आपने कुछ अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए भी आप टेक्स्ट में रेफ़र किया करती होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और वो ऐसे नहीं पढ़ाती जैसा कि आम टीचर्स पढ़ाते हैं कि एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन करवाएं, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन एंड दे आर वेरी गुड बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट दैट हैज़ बीन रिटन
फॉर टू गिव द स्टूडेंट्स कंफर्ट एंड ईज। तो इसके लिए फिर जिन भी हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे कलीग्स ने इतनी मेहनत की है, हमें उनकी इस मेहनत को रिगार्ड करना चाहिए। और फिर स्टूडेंट्स को मैं रेफ़र कर देती हूँ ये बुक्स जिसमें उर्दू के मीनिंग भी हैं, और फिर उसमें स्टूडेंट्स को साथ उर्दू भी लिखी हुई होती है, तो वो खुद उसको पढ़ लेते हैं। इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, या फिर उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अपने क्वेश्चंस के मुताबिक टेक्स्ट को अप्रोच करें। यानी आपने जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और आपने उसको इम्प्रूव करना है, तो आप उसके लिए अपने टेक्स्ट को अप्रोच करें। ये मैंने आपको मेरिट सीरीज़ की बुक से पढ़ा दिया है, ये देखिए। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब आपने कोई ऐसा समरी स्टोरी रेडी करनी है, ऐसा कोई चैप्टर रेडी करना है जिसके क्वेश्चंस आपको यू आर नॉट सर्टन, और आप बहुत ज़्यादा उसे क्वेश्चंस याद नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उसको पढ़ना चाहते हैं और उसका मेन आइडिया लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप उसकी एक समरी रेडी कर लें। उस समरी को रेडी करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आंसर्स को पिक एंड चूज़ कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको इसी समरी को स्प्लिट करके 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन मैंने करवाया है वो भी इसी समरी से करवाया है, और जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ माउंटेन्स, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सी, ये सारे का सारा इसी में आप लिख देंगे थोड़ा सा, तो आपका ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी नाज़िर। अस्सलामु अलैकुम।